हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं डीआर एक्स पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों? इसलिए इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, इसका ये जो है लास्ट टॉपिक होने वाला है मियोसिस सेकंड। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे पूर्वावस्था सेकंड देखेंगे हम लोग, क्योंकि प्रोफेज से ये स्टार्ट होता है। तो प्रोफेज सेकंड, अब याद रखना समसूत्री विभाजन जो सेकंड है ये समसूत्री विभाजन के समान है। तो आपको ये याद रखना है। अगर आप ये नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, मतलब देख लो, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी समसूत्री विभाजन में हुआ था सेम टू सेम जो है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में होने वाला है। क्लियर? चलो देखते हैं। प्रोफेज सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने के पहले व कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन सेकंड सामान्यतः सूत्री विभाजन के समान होता है, जो मैंने आपको बता दिया। पूर्वावस्था सेकंड के अंत तक केंद्रक, तो चलो देखते हैं और क्या कहूंगा। इसके अंत तक के केंद्रक डायग्राम अभी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे केंद्रक आवरण, ठीक है, केंद्रक आवरण अदृश्य हो जाता है। चित्र 10.4 में देखेंगे गुणसूत्र पुनः संगठित हो जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, क्या देख रहे हैं, प्रोफेज सेकंड। तो प्रोफेज में क्या अदृश्य होते हैं? क्या समसूत्री में बिल्कुल होते हैं। केंद्रक आवरण, केंद्रिका, गोल्जी बॉडी और ईआर ये विलुप्त होते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो है अदृश्य हो जाएंगे। मेटाफिज सेकंड देखते हैं। मेटाफिज सेकंड में क्या क्या होता है समसूत्री में? तो इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, यानी वही मध्य पटलिका पर। विपरीत ध्रुव की ओर तर्कतंतु की सूक्ष्म नलिकाएं इनके संतति अर्धगुणसूत्र के काइनेटोकोर से चिपक जाती है, पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके बाद एनाफेज सेकंड, तो इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। और इनमें जुड़े संतति अर्धगुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़ी हुई सूक्ष्म नलिकाओं से के छोटा होने से कोशिका के विपरीत ध्रुव की ओर चले जाते हैं। ये भी पढ़ चुके थे हम लोग। इसके बाद टीलोफेज सेकंड, यह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है। तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं, जिसमें गुणसूत्रों के दो समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं। यह अंत में होता है समसूत्री में भी। और कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत चार अगुणित संतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्क यहां पे बन जाता है। क्लियर है? तो देखो कैसे होता है। ये एक कोशिका से कितनी बनेगी? दो कोशिका। किसमें बनी थी? मियोसिस फर्स्ट में। क्लियर है? मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा? हमने बोला ये समसूत्री विभाजन के जैसे। देखो ये सेल कौन सी थी? 2n। क्लियर है? यहां पे ये कैसी बनी? n। गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई? आदि। लेकिन हमने क्या बोला, अब यहां पे मियोसिस सेकंड होगा तो ये क्या है? समसूत्री विभाजन के समान है। तो यहां पे गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? समान। तो इसीलिए ये भी n, ये भी n, ये भी n, ये भी n। तो चार जो है अगुणित संतति कोशिका का यहां पे क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। किसके अंत में? अर्धसूत्री विभाजन के अंत में। क्लियर है? तो ये याद रखना भाई। तो इसके उपरांत में चार अगुणित संतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्क बन जाता है, यानी चार कोशिका बन जाती है। क्लियर है? अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है, यानी बची रहती है। क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन में क्या हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है गुणसूत्र जा रहे हैं। देखो समसूत्री में तो क्या रहेगा? समान ही रहेंगे, जैसे पापा थे वैसे बेटा भी रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन में ऐसा नहीं है। हमारे साथ क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। याद रखना, समसूत्री विभाजन हमारे पूरे शरीर में होता है और अर्धसूत्री विभाजन हमारी जनन सेल में होता है, शुक्राणु और अंडाणु में। इसीलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है जेनेटिक मटेरियल जाते रहता है। इसलिए ये जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी जो है संरक्षित रहती है, यानी कि बची हुई रहती है। यद्यपि
विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जो मैंने बताया। इसके द्वारा जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नताएं बढ़ती जाती है, यानी वेरिएशन आता। वही मैंने बोला, विभिन्नता का मतलब क्या कि हमारे पापा जैसे हम सेम टू सेम वैसे नहीं हो सकते, चेंज होंगे, हमारे बच्चे हमसे चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है। विकास प्रक्रिया के लिए विभिन्नताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो, विकास तभी होगा, डेवलप तभी होगा जब जनरेशन, आने वाली जो जनरेशन है वो वेल डेवलप होगी। क्लियर है? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। चलो, बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखने के लिए मुझे लगता नहीं कुछ होगा, सारांश है, लेकिन उससे पहले हमें डायग्राम देखने हैं। एनसीईआरटी माता ने दे दिए हैं, तो ये डायग्राम हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। और जब मैं लेक्चर लूंगा ना, तो ये याद रखो, जब मैं लेक्चर लूंगा तो बहुत स्पेसिफिक डायग्राम भी बताऊंगा आपको। और ये टॉपिक को जो है ना, बड़े अच्छे से ट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग एक निब्बा निब्बी की शादी कराएंगे, उनका लव करवाएंगे, उनकी शादी कराएंगे, उनका बच्चा कराएंगे, फिर उनका डिवोर्स करा देंगे, फिर उनको मिला देंगे, और ऐसे ऐसे कहानी खत्म हो जाएंगी और पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो जब लेक्चर आएगा तो जरूर देखना, तो वो जो है आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ बात करते हैं क्या क्या बताया एनसीईआरटी माता ने हमें, कैसे कैसे बताया है। तो यहाँ पे हमें बताया है पूर्वावस्था सेकंड, ये फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 सेकंड ये पढ़ चुके हैं हम लोग। मेटाफेज, तो चलो लिख देता हूं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, ये वाला कौन सा होगा? टीलोफेज फर्स्ट। क्या होगा लास्ट में? यहाँ पे कोशिका द्रव्य या जो गुणसूत्रीय द्रव्य है, दो जो है थैलियों में बंद हो जाता है, यानी दो केंद्रक बन जाते हैं संतति, ठीक है। अब यहाँ पे पूर्वावस्था सेकंड की बात करूं, यहाँ पे भी सेम है, ये मेटाफेज सेकंड, यहाँ पे ये पंक्तिबद्ध हो चुके हैं। यहाँ पे एनाफेज की बात करूं, विपरीत ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टीलोफेज सेकंड की बात करूं, फिर से देखो, यहाँ पे दो संतति केंद्रक का निर्माण होगा, फिर जब कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा तो दो कोशिका का भी यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। क्लियर है? तो इतना सिंपल है। चलो, सारांश देख लेते हैं हम लोग। मैं हमेशा कहता हूं देखा करो, शायद कुछ नया मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा। अगर एक लाइन भी एक्स्ट्रा मिल गई तो वहां से क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि सारांश का मतलब ही वही होता है जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो 1 मिनट, कोशिका सिद्धांत के अनुसार, चलो तो हम लोग बात करते हैं सेल बायोलॉजी में कोशिका सिद्धांत देखा था, तो उसके बारे में बता दिया। कोशिका सिद्धांत के अनुसार एक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। इस प्रक्रिया को कोशिका से विभाजन कहते हैं। ये तो गलत लिख दिया, तो कई बार जो है अच्छा हाँ सही लिखा। देखो, कोशिका सिद्धांत के अनुसार एक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। इस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सेल बायोलॉजी सेल डिवीजन को मिक्स कर दिया है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लैंगिक जनन करने वाले किसी भी जीवधारी का जीवन चक्र एक कोशिकी युग्मनज यानी जायगोट से प्रारंभ होता है। यानी हमारा जो जीवन चक्र है वो एक जायगोट से हुआ है। गैमेट यानी कि स्पर्म और ओवम आपस में मिले एक कोशिका बनी, जिसको जायगोट कहते हैं। वहीं से हमारे जीवन का प्रारंभ होता है। कोशिका विभाजन जीवधारी के वयस्क बनने के बाद भी रुकता नहीं है, ठीक है। कोशिका विभाजन पूरी जिंदगी भर चलते रहता है, बल्कि या उसके जीवन भर चलते रहता है उन अवस्थाओं को जिनके अंतर्गत कोशिका एक विभाजन से दूसरे विभाजन की ओर गुजरती है, उसे कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र में दो प्रवस्थाएं होती है, एक अंतरावस्था और दूसरा कोशिका विभाजन। क्लियर? इंटरफेस और एक एमफेस। ये जो है कोशिका विभाजन की तैयारी की व्यवस्था होती है। कौन सी? अंतरावस्था, तैयारी की व्यवस्था होती है। सूत्री विभाजन यानी दूसरी, ये कोशिका विभाजन का वास्तविक समय है, ठीक है। अंतरावस्था को पुनः जीवन एस और G2 प्रवस्थाओं में विभाजित किया गया है। जीवन प्रवस्था में कोशिका सामान्य उपापचयी क्रिया संपन्न करते हुए वृद्धि करती है, पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में अधिकांश अंगकों का द्विगुणन होता है, यानी बहुत सारी चीज जो है 1 से 2 बनती है। एस अवस्था में डीएनए प्रतिकृति व गुणसूत्र द्विगुणन होता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये देखो ऐसी छोटी छोटी लाइन यहाँ पे हमको मिल जाती है जो हम लोगों ने डिटेल में देखा। एस प्रवस्था में डीएनए प्रतिकृति व गुणसूत्र द्विगुणन होता है। अब ये लाइन गलत है या सही है, ये मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताओगे। गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों सही है। क्लियर है? G2 प्रवस्था में कोशिका द्रव्य की वृद्धि होती है। देखो अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल गया जो वहां पे नहीं दिया था, कि जो G2 है यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है
ये बढ़ जाता है, यानी कोशिका द्रव्य की वृद्धि हो जाती है। सूत्रीय विभाजन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जैसे पूर्वावस्था, मध्यावस्था यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। पूर्वावस्था में गुणसूत्र संघनित होने लगते हैं, पढ़ चुके हैं, साथ ही तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। केंद्रक आवरण व केंद्रिका विलोपित हो जाते हैं व तर्कुतंतु दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। मध्य अवस्था में गुणसूत्र मध्य पटलिका पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। पश्च अवस्था के दौरान गुणसूत्र बिंदु विभाजित हो जाते हैं। सिंपल से लाइन दी है, यहां से आप ले सकते हो। और अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। अर्ध गुणसूत्र के ध्रुवों पर पहुंचने के बाद गुणसूत्र का लंबा होना प्रारंभ हो जाता है। वह केंद्रिक यानी कि केंद्रिका व केंद्रक आवरण पुनः स्पष्ट होने लगता है। यहां अवस्था अंत्यावस्था कहलाती है। टीलोफेज में सब कुछ दिखाई देने लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए हम लोग, देखो मिल रही है ना, भली एक एक दो दो लाइन मिल रही है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, इसे कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। अतः जो है सूत्रीय विभाजन को सम विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि समान विभाजन होता है इसमें। गुणसूत्र की संख्या समान रहती है, जिसके द्वारा संतति कोशिका में पितृ कोशिकाओं के समान गुणसूत्र की संख्या बरकरार रहती है, यानी जैसे पहले थी बाद में भी वैसी रहती है। सूत्रीय विभाजन के विपरीत अर्धसूत्रीय विभाजन उन द्विगुणित कोशिकाओं में होता है जो युग्मक निर्माण के लिए निर्धारित होती है, जिसको मैंने जनन कोशिका कहा। इस विभाजन को अर्धसूत्रीय विभाजन भी कहते हैं, ठीक है। इस विभाजन के बाद बनने वाले युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मैंने बताया लास्ट में जो है अगुणित बनती है। लैंगिक जनन में युग्मकों के संलग्न से पैतृक कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या की वापसी हो जाती है। अर्धसूत्रीय विभाजन को 2 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन में समचार गुणसूत्र जोड़े युगली बनते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने। इसमें विनिमय होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था लंबी होती है, वह 5 अवस्थाओं में विभाजित की गई है। यह अवस्थाएं जो है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, इसके बाद में जो है पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस और डाइकाइनेसिस। मेटाफेज फर्स्ट के समय युगली मध्य अवस्था पटलिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके पश्चात पश्चावस्था फर्स्ट में समजात गुणसूत्र अपने दोनों अर्ध गुणसूत्रों के साथ विपरीत ध्रुव की ओर चले जाते हैं। प्रत्येक ध्रुव जनक कोशिका की तुलना में आधे गुणसूत्र प्राप्त करता है। अंत्यावस्था यानी लास्ट टीलोफेज फर्स्ट के समय केंद्रक आवरण व केंद्रिका पुनः दिखाई देने लगते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड सूत्रीय विभाजन के समान होता है। पश्चावस्था सेकंड के समय संतति अर्ध गुणसूत्र आपस में अलग हो जाते हैं। इस प्रकार अर्धसूत्रीय विभाजन के पश्चावस्था 4 अगुणित कोशिका बनती है। ये पढ़ लिया है हम लोगों ने, बहुत स्पीड से पढ़ा मैंने। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर आप तो बस पढ़े जा रहे हो, समझा तो रहे नहीं हो। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर हमारे तो सर के ऊपर से जा रहे हैं। तो ये सारा जो है हम स्पीड से ही पढ़ते हैं और ये उसी को समझ में आता है जिसने पूरा चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है। क्लियर है? तो पहले पूरा चैप्टर पढ़ना फिर सारांश पढ़ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए तो थैंक यू सो मच, अभी तक के आप बरकरार हो और पूरा चैप्टर आपने फिनिश किया। तो पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ थ्योरी रही होंगी, कुछ नहीं भी आया होगा। तो जब इस जो ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है या चैप्टर है, इसका जब लेक्चर आएगा ना तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत इजी वे में पढ़ेंगे, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।